अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में डलने वाले वोट खुफिया रहें या फिर ओपन बैलेट से कराए जाएं। हुकूमत की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन से बहुत अहम सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत तो मीडिया के जरिए रिपोर्ट हुई, लेकिन नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अपने मौक़िफ़ के इजहार के लिए ट्विटर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने को नजरिया ज़रूरत जिंदा करने की कोशिश करार दिया। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा, आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन आइन की शिक 226 का पाबंद है। वो भी राय दे चुका है कि ओपन बैलेट के लिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंतखाबात में शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन से तजावीज़ तलब कर ली है। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा, आपने इंतखाबात में हर किस्म की करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है और इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस का तदारुक करना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस के तदारुक के लिए क्या स्कीम बनाई है? करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने का मतलब है इलेक्शन से पहले हिफाजती इंतजामात किए जाएं। अदालत ने कहा, इंतखाबात में सियासी मदाखलत और पैसे का इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मैकेनिज्म बताए कि कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें पूरी स्कीम बताई जाए कि इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के तहत तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस रोकता है। इंतखाबात से पहले और बाद में शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से करप्शन हर हाल में रोकना होगी। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने कहा कि बैलेट पेपर पर वोटर का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। वोटर के बारे में मालूम करना भी है तो आईनी तरमीम की जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा, क्या वोट डालने के बाद वोट को हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट में माजी में बैलेट पेपर्स पर निशान लगाने को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, आपके नजदीक खुफिया राय शुमारी क्या होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि खुफिया वोट वो है जिसके डालने वाले का इल्म ना हो। जस्टिस एजाज ने कहा, कानून में बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के अमल को खुफिया रखने का कहा गया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ का जायजा लिया जाए। रज़ा रब्बानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ PTI की तजावीज़ तस्वुर होंगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा, वक्त कम है, कानून में तरमीम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी कानून में तब्दीली का नहीं कह रहे, शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। तमाम सियासी लीडर्स सेनेट इलेक्शन में करप्शन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने भी कहा कि मौजूदा कानून के तहत ही करप्शन रोकने का कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास रूल्स बनाने का मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और आइन के तहत मुकम्मल बाख्तियार है। रज़ा रब्बानी का कहना था कि हुकूमती तजावीज़ पर अमल दरामद कबूल नहीं करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके लाए अमल बनाया जाए। अवाम, सियासी जमातें और अदालत शफाफ इलेक्शन चाहती है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो मरियम साहिबा का ट्वीट है, इसको मुतरादिफ समझा जा रहा है कि एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश है ये अदालत उज़्मा पर। आपको लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स ऐसे मौके पर देना ये आपके लिए फायदेमंद होगा? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो केस हुकूमत लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये LFO के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि एक चीज जो आइन में लिखी पड़ी है और आइन की जो 226 शिक है, वो साफ अल्फाज में कहती है कि वो इलेक्शंस जो आइन के तहत होंगे वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, और उसमें 2 एक्सेप्शंस दी गई हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव और एक वजीर आला का चुनाव। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई। इससे पहले ये सिर्फ डिक्टेटर्स ने किया है कि एक आईनी अमल के अंदर कोई भी तरमीम करने के लिए अदालतों को इस्तेमाल किया जाए। इससे मेरा मकसद ये नहीं कि अदालतें इस्तेमाल होंगी, इससे मेरा ये भी मकसद नहीं है कि जज हुकूमत का दबाव लेंगे, मुझे यकीन कामिल है कि नहीं लेंगे, लेकिन हम इंसाफ के लिए अपनी आवाज तो उठाएंगे।
जो हमारा सियासी नुक्ता नज़र है वो तो हम पेश करेंगे, और मैं आपके प्रोग्राम में बरमला कह रहा हूँ कि हमारे नुक्ता नज़र से ये हुकूमत की कोशिश है आइन को बाईपास करने की। सर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हुकूमत पर बात नहीं करते। अगर मैं ट्वीट के अल्फाज पढ़ूं तो उसमें लिखा गया है कि आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया जरूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। यहाँ अदलिया मुखातिब है और ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि अदलिया नजरिया जरूरत को जिंदा करने जा रही है। ये शक क्यों गुजरा? जी, हमें ऐसा नहीं लगता, इसकी बड़ी क्लियर इंटरप्रिटेशन है। हुकूमत ने ऐसा हमारे नुक्ता नजर से किया है, हुकूमत ने हमारे नुक्ता नजर से नजरिया जरूरत को पेश किया है, लेकिन आइन क्योंकि बड़ा वाज़ेह है तो हमें उम्मीद है कि जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन होगी, और यही ये ट्वीट कहती है और इसके अलावा कुछ नहीं कहती। और अगर ना हुई डॉक्टर साहब, अगर ना हुई तो फिर ये अदलिया के लिए अलमिया होगा जैसे कि मरीम साहब ने लिखा? जी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तमाम जजमेंट्स जो हैं वो तारीख में रिकॉर्ड होती हैं और तारीख का हिस्सा बनती हैं, और उसके बाद तारीख लिखी और पढ़ी जाती है। और बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जैसे भुट्टो साहब का कत्ल, जैसे जस्टिस मुनीर की जजमेंट, जिनके ऊपर तारीखी तौर पे कोई भी शख्स उनको मुतनाज़ा नहीं बना था। हर बंदा कहता है कि ये ठीक नहीं है। इसी तरह आपको मालूम है पहले अदलिया को मजबूर किया गया डिक्टेटरशिप्स में कि वो ओथ लें ओवर LFO, यानी आइन को गार्बेज में फेंक के ओथ लिया जाए किसी और चीज पे जो एक डिक्टेटर ने बनाई हो, उस मुसव्वदे पे। तो ये पहले हुआ है, हमें यकीन कामिल है कि ऐसा नहीं होगा। और अगर होता है तो लाहेअमल क्या होगा डॉक्टर साहब आपका? सॉरी, अगर होता है ऐसा, लेट्स से कि दोनों पॉसिबिलिटी अगर होता है तो फिर हम उसमें क्या कह सकते हैं, वो तो तारीख फैसला करेगी। बात चीजों का फैसला तारीख पे छोड़ देना चाहिए, और तारीख ही पे छुटता है। आप एहतजाज भी करें तो फैसला तारीख ही करती है। तो हर बंदा अपनी लेगेसी, पॉस्टेरिटी के लिए अपनी लेगेसी लिख रहा होता है। हम भी लिखते हैं रोज, हम जो अच्छी चीजें करते हैं वो भी लिखी जाती हैं, जो सब ऑप्टिमल बिहेवियर्स होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। तो इसी तरह हर इदारा जो है वो अपनी तारीख लिख रहा होता है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वी आर ऑल वॉकिंग द हिस्ट्री बैकवर्ड्स। तो तारीख में क्या लिखा जाएगा, तारीख किस चीज की शहादत देगी, इन्हीं चीजों का फैसला हो रहा है अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दक अली साहब, आपके कीमती वक्त का नाम पढ़ेंगे। मुल्क में सियासी और इक्तिसादी हवालों से आज बहुत ही अहम खबरें हैं जिन पर बात करने के लिए हम वफाकी वजीर असद उमर साहब के साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल किया है, क्या बिजली और गैस मजीद महंगे होने जा रहे हैं? IMF ये भी कह रहा है कि इस साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 1.5% तक रहेगी, जबकि हुकूमत कहती थी मईशत 2.5% की शरह से तरक्की करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत संभालने से पहले मईशत की तरक्की की शरह 5.5% थी। 2019 में ये शरह कम होकर 1.9% तक पहुंची। 2020 में मनफी 0.4% तक गई और इस साल 1.5% रहेगी। इसी तरह 3 साल की औसत तरक्की सिर्फ 1% बनती है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मुल्क में हर साल नई नौकरियों के 13 लाख उम्मीदवार यानी जॉब मार्केट में आते। अगर मईशत 6.6% की शरह से बढ़ रही हो तब जाकर सालाना बुनियादों पर 13 लाख उम्मीदवारों को इस्तेमाल किया जा सकता है, खपाया जा सकता है। असद उमर से पूछेंगे नाजरीन कि 1.5% शरह तरक्की के साथ वो ख्वाब कैसे पूरे होंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिखा रखे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ना भी बहुत अहम है, और अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर इनके लिए क्या मुश्किल खड़ी होगी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर असद उमर साहब। असद उमर, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये इसका आई थिंक 5th शेड्यूल है या उसकी रिजम्पशन है, जो पहले प्रोग्राम हमारा चल रहा था। इसमें क्या तब्दीलियां आएंगी? मतलब IMF की डिमांड्स में क्या इजाफा होगा? क्या दोबारा महंगाई होने जा रही है? दोबारा जो टैरिफ है बिजली गैस के दोबारा बढ़ाए जाएंगे इसके बाद? देखिए, ये एक्चुअली नया प्रोग्राम नहीं है, ये तो वही प्रोग्राम है जिसके ऊपर साइन किया हुआ था और उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही थी। और अभी भी जो IMF ने अपनी रिलीज की है स्टेटमेंट, उसके अंदर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वो प्रोग्राम ऑन ट्रैक चल रहा था, ज्यादातर जो टारगेट्स थे वो मीट भी हो रहे थे। लेकिन वो जब कोविड आया
तो एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, तमाम दुनिया के अंदर एक फिस्कल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी और इवन मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस दोनों दिया और तकरीबन तमाम दुनिया के अंदर हुआ, वही पाकिस्तान के अंदर हुआ। तो वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया गया था और उसकी प्रोग्राम की अब रिजम्पशन हुई है। तो ये वही प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ताला अब ये दोबारा रिज्यूम हो जाएगा जल्द। ठीक सर, फिस्कल ईयर 2021 की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है आईएमएफ वो बड़ी कम कर रहा है सर, 1.5%। हालांकि हमें तो ये था कि हमारा शायद जो रिकवरी रेट है वो 2% होगा, ये आफ्टर कोविड जो जैसे ग्लोबल रिकवरी हो रही है वो अराउंड 7% है, इंडिया में अराउंड 7.8% है, श्रीलंका की 5.5% है। हमने 2% की प्रोजेक्ट की थी जो कि फिर भी चलो कुछ तसल्ली बख्श थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ तो ये 1.5 की बात कर रहे हैं। इज इट टू लो असद उमर साहब? अच्छा, पहली बात तो ये जरा सा जहन में रखें कि ये जो रिकवरी इस साल हो रही है वो पिछले साल के बेस से हो रही है। इंडिया की अगर आप मिसाल लें तो इंडिया का पिछले साल जो है वो -8% ग्रोथ थी। तो अगर इस साल उनकी 8% ग्रोथ होती है तो यानी 2 साल मिला के उनकी ग्रोथ 0 है। पाकिस्तान की पिछले साल जो है, जो हिंदुस्तान की -8% थी, पाकिस्तान की सिर्फ -5% थी, यानी हमारी जो कंट्रैक्शन हुई वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। जहां तक इस साल की प्रोजेक्शन का ताल्लुक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2% से ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। और जब अब मैं मुख्तलिफ आशारियों को देखता हूँ, बड़ी जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर कॉटन हमारी खराब क्रॉप हुई है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा गन्ना, हमारा चावल, हमारी मकई, ये तीनों बड़ी फसलें बहुत अच्छी फसलें हुई हैं और डबल डिजिट ग्रोथ है इनके अंदर। व्हीट भी अच्छा लग रहा है, तो वहां पर भी उम्मीद अच्छी है। इसी तरीके से सनत के अंदर अगर आप आ जाए तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपने देखा है बड़ी रोबस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रही है और अब जो है वो दिसंबर तक की ग्रोथ जो है वो 8.4% हो गई है और जो पिछले 2 महीने गुजरे उसमें तो डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। अच्छा सर, ये अब हम जरा इस पे आ जाते हैं, इसमें ज़राअत ने कंट्रीब्यूशन बहुत कम दिया है सर हमारे ओवरऑल। इसको भी आप समझते हैं ये कोविड की वजह से हुआ है या फिर मौजूदा गवर्नमेंट की तवज्जो ज़राअत पे कम थी? नहीं सर, ये सिर्फ कोविड की वजह से तो डेफिनेटली नहीं है और ना ही ये मौजूदा हुकूमत की कोई खास कोई पॉलिसी की वजह से हुआ है। हमारी ज़राअत की ग्रोथ रेट जो है वो कई सालों से जो है वो कमज़ोर हुई हुई है। कोई एक साल आता है बेहतर हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो अगर आप हमारा देखें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी की इंक्रीजेस थी वो भी रुक गई हैं और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। किधर ग्रोथ ज़राअत में आती किधर से है? नई वैरायटीज आती हैं, वहां से ग्रोथ आती है। आपकी रिसर्च फैसिलिटीज जो है उन्होंने आउटपुट देना छोड़ दिया है और आपके पास कोई भी बड़ी क्रॉप के अंदर नई वैरायटीज नहीं आ रही हैं। सिमिलरली आपके पानी की एक्सपेंशन से, वाटर सप्लाई की एक्सपेंशन से होती थी, कोई बड़े आपके रिसेंटली डैम्स नहीं बने, कोई बड़ी इरिगेशन स्कीम्स नहीं आई है, तो वो भी एकरेज आपकी नई जो है वो नहीं आ रही है। उसके साथ साथ कॉटन के अंदर खास तौर पे जो प्रॉब्लम हुआ है, जो वहां पर पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल करते थे वो जिस कीड़े को मारने के लिए हम करते थे उसमें म्यूटेशंस हो गई हैं और जो नई अब वैरायटी आई है जिससे नुकसान पहुंच रहा है उस पे ही हमारे पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंपोर्टेड पेस्टिसाइड है वो मौसर नहीं हो रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कॉटन की प्रोडक्शन गिरती चली जा रही है और दूसरी प्रोडक्शन जो है उनकी यील्ड जो स्टैग्नेट हुई हुई है। इसीलिए वजीर आजम ने खुसूसी तौर पर ये काम दिया हुआ है, फखर इमाम साहब और खुसरो बख्तियार साहब को ये टास्क दिया गया है कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एग्रीकल्चर के एरिया के अंदर खास तौर पर खुसूसी तौर के ऊपर कपास के अंदर क्या इकदाम करने की जरूरत है ताकि ग्रोथ रेट को दोबारा रिवाइव किया जा सके। ठीक। अच्छा असद उमर साहब, ये मेरा इकोनॉमी के हवाले से आखिरी सवाल है सर, फिर हम सियासत पर भी आएंगे, सेनेट पर भी आएंगे। सर क्या अभी आईएमएफ ने जो कि रिज्यूम किया है, आपने कहा कि वही प्रोग्राम है उसमें उसकी रिजम्पशन हुई है, क्या मजीद टैरिफ्स बढ़ाया जाएंगे, मजीद सब्सिडीज कट डाउन की जाएंगी, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान है? देखिए इसकी जो तफसीलात हैं वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ज़्यादा तफसीलात होंगी जो दी जाएंगी, लेकिन ये जो रिजम्पशन थी उस रिजम्पशन से पहले एक जो बिजली की कीमतों के जो मामला था उसके अंदर ये ₹1.95 जो अभी इजाफा किया गया है वो उसका हिस्सा ज़रूर था। उसी की वजह से वो एक वजह थी जिसका इंतजार हो रहा था कि वो अगर हो जाए तो उसके बाद जो है ये IMF का प्रोग्राम रिज्यूम होगा। तो ये अब हो चुका है। सो अभी फौरी तौर पर तो ऐसी मुझे कोई ऐसी इल्म नहीं है मेरे कि कोई ऐसी हमने कोई कमिटमेंट की भी IMF को मजीद बढ़ाने की। ठीक है सर, अब मुल्क की सियासत पर आ जाते हैं, सेनेट से इसका आगाज करते हैं। असद उमर साहब, सर
मैं बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल है, उसकी टेक्निकलिटीज में शायद मैं जाऊं भी ना, क्यों जरूरी लग रहा है आपको कि एक MNA यानी फैसल वावड़ा साहब, मुझे एतराज नहीं है, अगेन ये आपका फैसला है, दिस इज योर पार्टीज डिसीजन, मगर सवाल कर रहे हैं कि उनको सेनेट में लाया जाए। सेनेट में ऐसी क्या जरूरत महसूस हो रही है आपको फैसल वावड़ा साहब की? देखिए, फैसल वावड़ा साहब का मामला बड़ा सादा सा है। फैसल वावड़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हैं, काबीना के मेंबर हैं। उनका एक इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चल रहा है और उस केस के अंदर जो है वो कोई उनकी कोई करप्शन, कोई चोरी चकारी जो है वो ज़ेर बहस नहीं है, वो एक टेक्निकलिटी है। इसमें ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये कोई इलेक्शन कमीशन भी नहीं डिस्प्यूट करता, कोई उनका मुखालिफ भी नहीं डिस्प्यूट करता कि उन्होंने अपनी जो दूसरी शहरियत थी वो छोड़ चुके हैं। सिर्फ सवाल ये है कि क्या उस शहरियत छोड़ने की इफेक्टिवनेस जो है वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले हुई या कुछ दिन बाद हुई, सिर्फ इतनी सी बहस है। तो अगर उनके खिलाफ ये मुमकिन है कि फैसला जो है वो उनके खिलाफ आए कि वो शहरियत जो उन्होंने छोड़ी तो वो उस डेडलाइन के बाद हुई जो पिछले इलेक्शन की डेडलाइन थी, तो वो जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उसके मुताबिक जो है वो वैसे भी उनको जो है वो दोबारा इलेक्शन जो है वो कॉल कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन में जा सकते हैं। तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए समझा कि इस वक्त उनको सेनेट में लेके आ जाए ताकि उनका पक्का हो जाएगा, वो काबीना के अंदर भी रह सकते हैं और सेनेटर भी बन जाएंगे। और री इलेक्शन अगर कॉल होता है तो वो अगर क्या वो री इलेक्शन कॉल होगा, वो री इलेक्शन के अंदर फिर तहरीक इंसाफ को अपने नए किसी मेंबर को इंट्रोड्यूस करेगी। ठीक है, नहीं जिस तरह वो कहा जाता है अमेरिकन आर्मी में सेविंग प्राइवेट रायन, दिस इज सेविंग फैसल वाडा बेसिकली, जो सेनेट का टिकट उनको दिया गया है उनको बचाने के लिए दिया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है जाहिर है उनका एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो समझते हैं कि ये मेंबर जो है मेरे लिए मेरी टीम का एक अहम रुकन है और वो चाहते हैं कि वो काबीना के अंदर उनके साथ रहे, तो इसलिए वो फैसला किया। इसमें कोई कानून, कोई अखलाकियात का कोई सवाल तो है नहीं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आपके जो बाकी मेंबरान हैं खासतौर पे कराची से, उनको बहुत तहफ्फुज़ात हैं टिकटों की तकसीम पे। बलूचिस्तान में भी आवाज़ उठी, वहां पर आपने मामलात को सुलझाया, बेहतर किया, मगर कराची इज समथिंग सम प्लेस के जहां से एतराज उठ रहा है। आमिर लियाकत साहब ने कहा, आमिर लियाकत साहब ने, कि वो तो अगर तो हाफिज शेख साहब को टिकट दिया जाता है तो वो तो वोट भी नहीं करेंगे, वो एब्सटेन करेंगे। तो ये मामलात आपकी अपनी पार्टी में कॉन्फिडेंस कराची चैप्टर में कम से कम नजर नहीं आ कि वो उनको लग रहा है कि आपने जस्टिफाई नहीं किया टिकट्स की तकसीम को। इंशाअल्लाह ताला आमिर लियाकत भी जो है वो भी वोट डालेंगे, क्योंकि वो वोट जो है वो किसी शख्स को नहीं दे रहे, वो वोट जो है एक प्राइम मिनिस्टर के डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे रहे हैं। लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, जहां तक आप बात करें कि आवाज उठी, भाई ये जमहूरी पार्टी है, यहाँ पर आवाज उठाना, अपना हक मांगना, एहतजाज करना जो है वो इस पार्टी के कल्चर का हिस्सा है, इसकी तारीख का हिस्सा है और उस बात को एक्सेप्ट किया जाता है। एक जाहिर एक दायरे के अंदर रहते हुए, एक अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। और तो तहरीक इंसाफ जो है वो जैसे एक जमहूरी पार्टी होती है जहाँ पे लोग जिनको फैसला करना पसंद है तो उस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जमा खातिर रखें, आखिर में उन्होंने वोट उधर ही डालना है जहाँ पार्टी के कैंडिडेट होंगे। मगर सर इस जमहूरी पार्टी में पैराशूटर्स का रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है और यही एतराज है उन लोगों को जिन्होंने शिकायत की है कि जिनको टिकट दिया गया इनमें से अक्सरियत पैराशूटर्स की थी, पुराने कारकुनान या पुराने लोगों को नहीं दिया गया। डोंट यू थिंक कि तहरीक इंसाफ के एहसास के खिलाफ है ये बात? ये वैसे मतलब चले हम नाम गिनना शुरू कर देते हैं। फौजिया अरशद, सैफुल्ला नियाजी, इजाज चौधरी, ऑन बप्पी, फैसल वावड़ा, मैं गिनता जाऊं और आपको नाम कितने में नाम गिनाऊं इसके अंदर, ये ऐसा नहीं है। ये सारे जो लोग हैं इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो पुराने पार्टी के कारकुन हैं, पार्टी की स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं, किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं हो सकता कि ये ज्यादातर लोग जो हैं ये एक स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं, एक मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहे हैं, उस वक्त पार्टी के साथ रहे जब ज्यादातर सियासी तबसरा निगार जो थे उनका ख्याल ये था कि इमरान खान कभी भी जिंदगी में इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इल्जाम जो है वो गलत है। कल डॉन ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी छापी थी, यहाँ इस्लामाबाद की थी, यहाँ से देखें आप, सीमी यज़दी, अली ईवान, राजा खुर्रम, कमल शौजेब, नफीसा खटक, आबदा
ख्वाजा और अब फौजिया अरशद, ये सारे ग्रास रूट्स वर्कर्स हैं जो कोई MNA बना हुआ है, कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई इंशाल्लाह सेनेटर बनने के लिए जा रहा है, एक इनमें से MPA है। सो यहां तो इस पार्टी ने ग्रास रूट वर्कर्स को बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचाया। अच्छा असद उमर साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके अपनी पार्टी के अंदर कुछ लोग, ये जिन दो नाराज कारकुन जो आपके रुकन असेंबली और पंजाब असेंबली भी आ गए पंजाब से, उसके बाद ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है कि जी अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उसकी तरफ जाना पड़े, मामला अभी सुलझ नहीं पा रहा, तो उसको कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ ना कुछ कर जाएगी। शायद हो सकता है उनका कोई प्लान हो। अगर सर ऐसा होता है और कुछ चीजें, कुछ सीट्स आपके हाथ से स्लिप हो जाती हैं, आपको नहीं लगता बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपके लिए? कल को ये अदम एतमाद की तहरीक भी लाने की कोशिश करेंगे फिर उसकी बिना पे, उसके बल पर? नहीं, पहली बात तो ये कि ऑपोजिशन को जरूर शायद एतमाद हो, या कम से कम कैमरे के सामने तो वो एतमाद का इजहार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा एतमाद से और बड़े जोरों शोर से वो एक तहरीक उन्होंने चलाई थी सेनेट चेयरमैन बदलने की, और उसका नतीजा क्या निकला था वो आपको सबको पता है। शाम को खड़े हुए सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हुआ क्या हमारे साथ। इसके बाद फैटफ के जिस वक्त बिल आए और दिसंबर के महीने के अंदर वहां पर वोटिंग हुई, एक जॉइंट सेशन पार्लियामान के जो मुश्तरका सेशन था, उसके अंदर आपको पता है कि जो अभी की सेनेट की सूरत हाल है उसके मुताबिक जॉइंट सेशन के अंदर ऑपोजिशन की अक्सरियत मौजूद है, लेकिन उस वक्त भी जब वोट डालने में खड़े हुए तो उनको वोट अपने नहीं मिल रहे थे। तो उनकी जो ये एतमाद है तो अक्सर जो है वो बाद में पता चलता है कि उसका बुनियाद शायद कोई था नहीं। अभी भी ऐसा ही है, और मेरे ख्याल में कोई एक आध ऊपर सेनेटर होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, जो नेशनल असेंबली में इलेक्ट होना है वो एक अहम इलेक्शन होगा, जो जनरल सीट और जो वुमेन सीट है वो एक अहम इलेक्शन होगा। ठीक। अच्छा असद उमर साहब, क्या मरियम नवाज साहिबा वाकई लंदन जाना चाहती हैं? और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने उन तक बात पहुंची और उन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि ये बात फवाद चौधरी लिख रहे हैं, मैं आपको कोट भी कर देता हूं। उन्होंने कहा मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं और इसके लिए बैकडोर राब्ते किए गए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। आप तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान रहना होगा। ये बैकडोर राब्ते हुए थे असद उमर साहब, और किससे किए गए थे? मतलब लोकल तौर पे किए गए थे या बैनुल-अक़वामी राब्ते करवाए गए थे? सर, मेरी इल्म में ये राब्ता नहीं है। मैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो मिलता हूँ वज़ीर आज़म से, और एक दिन में कई दफा भी मुलाकात होती है, मुझसे की खबर नहीं पहुंची है। ये तो आपको मरियम बेहतर बता सकती है कि वो नहीं, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया सर फवाद चौधरी, ये फवाद चौधरी साहब ने लिखा है। मैं आप तो ये सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि फवाद चौधरी की खबर गलत है, मैं तो कह रहा हूँ मुझ तक ये खबर नहीं पहुंची। हाँ। मुझे सिर्फ इतना जरूर पता है कि उनके वालिद जी जो हैं, जब उनको चे गुवेरा बनने का शौक हो रहा था और वो बहुत बड़े इनकलाबी बनना चाहते थे, तो वो भी इसी तरीके से वो प्लेटें और चमचे अपनी ऊपर नीचे करके जो है वो भाग के लंदन बैठ गए थे। तो हो सकता है कि वो अपने वालिद की तकलीफ करना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर अब मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया असद उमर साहब, जिसपे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टली इस केस पर यूं कह लेंगे असरअंदाज होने की कोशिश है, या कमेंट किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया जरूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। ये बराह रास्त जो केस चल रहा है अभी सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से, मेरा ख्याल है इस पे उन्होंने बात की है। आपको लगता है ये भी एक प्रेशर बिल्डिंग की कोशिश है अदलिया पर? पहले तो सिर्फ ये कहूंगा कि बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है। ये जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इनके वालिद साहब जो दस्तखत कर रहे थे बेनजीर भुट्टो मरहुआ के साथ, और ये वहां पे लिख रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन जो है, और बाय द वे वहां पे इससे भी सख्त शराइत रखी गई थी कि साफ शफाफ ओपन इलेक्शन होगा, तो उस वक्त इसलिए लिखी गई थी कि इमरान खान की कोई मदद करने की कोशिश की जा रही थी। या वो चले पुरानी बात छोड़ दें, अभी सेनेट इलेक्शन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चेयरमैन का इलेक्शन, उसके बाद इनके लीडर्स के बयान टीवी पे उठा के देख लें कि हम आइंदा से जो है अगला इलेक्शन जो है वो भी क्या एहसन इकबाल और दूसरे लीडर्स जो थे वो इमरान खान की मदद करने के लिए कर रहे थे। और जहां तक आपका दबाव का बात है, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की स्टेटमेंट
स्टेटमेंट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे क्या दबाव हो सकता है? जितनी मर्जी वो स्टेटमेंट ने कानून का दर्ज, आइन का दर्ज से कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है वो दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल ठीक। चलें सर, ये यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर, मुशीर एहतसाब वजीर आजम साहब के, शहजाद अकबर साहब, वो जो ब्रॉडशीट के कावे मुसवी हैं वो उनसे मिले। सर, ऐसा करने के लिए उनको किसने कहा था? मतलब क्या उनको वजीर आजम साहब ने कहा था कि जाके मुलाकात करें? सर, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मेरा वो जो पहले वाले जो साहब थे, क्या था नाम उनका, जफर, वो क्यूसी जो थे, वो बिल्कुल हमारी इलेक्शन के बाद जो है वो आए थे। उसको हमारी हुकूमत नहीं बनी थी, इलेक्शन हो चुका था, वजीर आजम से मुलाकात हुई, उसके बाद हमसे भी मुलाकात हुई थी। और उनकी मुझे याद है, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को बताया, मैंने कहा जी ये बात हुई है तो क्या करें इनके साथ। उन्होंने कहा जी शहजाद अकबर के साथ मिला दें। तो वो तो मुझे पता है, लेकिन इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। और उस वक्त जब ये जफर साहब आए थे तो हमारे सामने उन्होंने ब्रॉडशीट की कोई बात नहीं की थी। उन्होंने असासे रिकवर करने की आप कावे मौसवी की बात कर रहे हैं सर, ब्रॉडशीट वाले जो हैं जिन्होंने ये 2003 से तहकीकात की थी, उससे पहले वो याद है आपको व्हाट्सएप एक्सचेंज हुए थे, कावे मौसवी और कोई जफर साहब जो हैं लॉयर जो थे लंदन के, उनकी एक्सचेंज हुई थी, उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। उनका तो मुझे पता है कि उनकी शहजाद अकबर से मुलाकात हुई थी, लेकिन ये इस मुलाकात का मुझे नहीं बिल्कुल इल्म है कि वो किसके कहने पे हुई और क्यों मुलाकात। अब ये सर, इसमें डेविड रोज भी शामिल है। डेविड रोज जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खबरें छापी थी, वो आपको याद होगा, वो शामिल हैं। वो मुलाकात करवाने वालों में से हैं, शहजाद अकबर मिलने वालों में से हैं। अब यहाँ पे मरियम साहबा का दोबारा सवाल ये था कि वो किस कैपेसिटी में मिल रहे थे जाके कावे मुसवी को, क्योंकि ये तो नैब का मामला था। नैब जी। अच्छा, मैं एक चीज तो आपको बोल दूं ना कि जो मरियम बीबी ने शहबाज शरीफ के साथ कर दिया और उनकी सियासत के साथ कर दिया है, तो वो शहजाद अकबर सारी जिंदगी भी लगे रहे तो उतना बड़ा नुकसान वो नहीं कर सकते शहबाज शरीफ का। तो उनको कितनी हमदर्दी है शहबाज शरीफ से वो तो सबको पता है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के जिम्मेदारी, उनके पास एहतसाब की जिम्मेदारी है। अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि मेरे पास पाकिस्तानियों के छुपाए हुए असासों के बारे में तफसील है, तो शहजाद अकबर उससे क्यों बात नहीं करेंगे? शहजाद अकबर की ये जिम्मेदारी है कि कोई अगर ऐसी चीज है, अगर किसी का ऐसा दावा है, तो उस दावे को परखें, समझने की कोशिश करें और उसमें देखें कोई वजन है या नहीं है। अच्छा, लेकिन सर ये मुहायदा है कावे मुसवी का, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का बिटवीन नैब एंड कावे मुसवी, या ब्रॉडशीट कह लें आप, तो उसमें अगर शहजाद अकबर आएंगे तो फिर वो आपको नहीं लगता कि वो जो नैब का पूरा काम है कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज होने का तासुर मिलेगा, जिसके डेफिनेटली अपोजिशन फायदा उठा सकती है? सर, ये जो रुका हुआ था मामला वो पेमेंट्स का था जो हुकूमत पाकिस्तान ने करनी थी, वो नैब ने नहीं करनी थी, और उसकी वजह से वो बातचीत करने गए थे। अगर शहजाद अकबर वहां पर जाके डिक्टेट ये कर रहे थे नैब को कि आपने क्या काम करना है, तो फिर तो बाकी इंटरफेरेंस है। लेकिन उसके अलावा शहजाद अकबर साहब जो है उनकी ये इस्तेकाक नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर पाकिस्तान में कोई नजर आ रहा है, कोई पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर ऐसा पाकिस्तानी जो ताकत में इख्तियार के ओहदे में रह चुका है और उसके ऊपर कोई इल्जामात हैं कि उसने पाकिस्तानियों की दौलत चुराई है, और खास तौर पे ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां बेतहाशा शवाहिद पहले से मौजूद हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हो, वहां पर अगर उनको कोई भी लीड मिलती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन करना नैब का काम है, वो नैब करेगी। अच्छा सर, मैं ये सवाल अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, उसमें मुझे आप बताइएगा फॉर माय लर्निंग सेक कि ये इसमें जो खतो किताबत कह लें या जो भी करस्पॉन्डेंस, ये अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से होनी चाहिए थी या वजीर आजम के मुशीर जो है वो ये काम कर सकते हैं? सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इट डिपेंड्स कि किस नौयत की डिस्कशन की बात करें। वो उनका अगर शहजाद अकबर किसी एहतसाब के काम में अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, अगर वो एहतसाब के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, तो ओहदा किस बात का है? नैब के पास एक खुसूसी कानून है जिसके तहत नैब जो है वो प्रोसिक्यूशन करती है। अगर नैब के काम के अंदर हुकूमत मुदाखलत कर रही है और हुकूमत उनको डिक्टेट कर रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये तो वाकई में इंटरफेरेंस है। लेकिन नैब के होने का मतलब ये नहीं कि हुकूमत बरियो जिम्मा हो गई। FIA का इदारा नैब के नीचे नहीं है, एंटी करप्शन नैब के नीचे नहीं है, तो ये जो तुम्हारा इंटेलिजेंस ब्यूरो नैब के नीचे नहीं है।
हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं होती नैब के होते हुए कि आप जो है एहतसाब का कोई काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध की नाराज लीडरशिप, जिसको सेनेट के टिकट की तकसीम पर एतराज है, मौजूद होगी। लियाकत जतोई साहब से पूछेंगे कौन है एटीएम मशीन, कौन है जो पैसे देकर सेनेट की टिकट खरीद रहा है। इस वक्फे के बाद ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए, तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दिया गया। पीटीआई हुकूमत हर कीमत पर फैसल बावडा को सेनेट में देखना चाहती है, चाहे इसके नतीजे में पार्टी के कारकुन नाराज ही हो जाएं, चाहे पार्टी की सीनियर क़यादत जितनी मर्जी आवाज़ें उठाती रहे, चाहे बल्दियाती इंतखाबात में नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। पीटीआई ने इख्तलाफात और एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए फैसल बावडा को सेनेट का टिकट दे दिया और फैसला बरकरार रखने का फैसला किया है। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास ने सिंध के दूसरे टिकट होल्डर सैफुल्लाह अबड़ू के हवाले से भी सूबाई पार्टी की बात नहीं मानी है। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि फैसल बावडा की पार्टी के लिए खिदमात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में बाआसानी कामयाबी हासिल करेंगे। हमने बेहतरीन उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट दिए हैं। हमने अरबपति लोगों को सेनेट टिकट की रिवायत तोड़ दी है। अरकान पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के गिले शिकवे दूर करेंगे। पीटीआई हुकूमत के इस फैसले के सिंध में मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से उठने वाले एतराज़ात को माना जा रहा है। दोनों सूबों की पार्टी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात पर नजीउल्लाह खटक और ज़हूर आगा से टिकट वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स सिंध की पार्टी क़यादत के तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। हालांकि पीटीआई सिंध के ओहदेदारों ने वाज़े तौर पर खबरदार किया था कि अगर सेनेट उम्मीदवारों के फैसले पर नजरसानी न की गई तो बल्दियाती इंतखाबात पर मनफी असरात होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को लिखे गए खत में हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह के अहदेदारों ने फैसला बावडा और टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफुल्लाह अबड़ू को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया था। अहदेदारों का मौक़िफ़ था कि अगर फैसल बावडा इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो गए तो सीट खतरे में आ जाएगी। टेक्नोक्रेट सीट के लिए नामजद सैफुल्लाह अबड़ू पर करप्शन के इल्ज़ामात और नैब केसेस है। खत में मुतालबा किया गया था कि सेनेट की जनरल नशिस्त अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को दी जाए। सिंध के नाराज ओहदेदारों ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की थी और टिकटों के तकसीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। कराची के मुंतख़िबा अरकान सिंध असम्बली ने तो खुलकर कह दिया था कि अगर फैसल बावडा और सैफुल्लाह अबड़ू को टिकट दिया गया तो वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन इन तमाम एतराज़ात के बावजूद पीटीआई फैसल बावडा के फैसले पर कायम है। अब सवाल ये है कि पीटीआई ये खतरा क्यों मोल ले रही है? क्या पार्टी क़यादत को सिंध के अरकान असम्बली पर एतमाद है? क्या सिंध के रहनुमाओं को इस फैसले पर मना लिया गया है? बात करेंगे नाराज रहनुमा और सीनियर सियासतदान जनाब लियाकत जतोई साहब से। जतोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा, अब इमरान खान तो अपने फैसले पर अटल हैं, तो अब आपका लाहे अमल क्या होगा? आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं था और मैंने न किसी से कांटेक्ट किया और न मैं सेनेट के लिए कोई अपना इरादा रखता था, न मेरा कोई इंटरेस्ट था। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुझे बहुत नवाजा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंटीरियर सिंध जो हमारे जितने दोस्त हैं उनको क्यों इग्नोर किया गया? और इन लोगों ने मेहनत की, काम की, जलसे करवाए, 5-5 जलसे मैंने करवाए, 2,96,000 वोट दादू से पड़े पीटीआई को। सारे सिंध में हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले सदाकत जतोई साहब, मुबीन जतोई साहब, राजा जखरानी साहब और अलाबख्श उनड साहब, मुमताज शाह साहब, मुबीन जतोई साहब और उर्सानी साहब, मतलब जितने ये सब सारे सिंध के सारे लोग जिन्होंने मेहनत की इलेक्शंस में दिन रात, और वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पैराशूट वालों को किस तरह से टिकट दिया गया। और मुझे वाडा साहब से कोई जाती कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वो पहले एमएनए हैं, मिनिस्टर हैं, तो ये सेनेट की सीट के लिए क्यों इतने परेशान हैं? और दूसरा, मेहनत जो आपने बताया, आपने इतनी मेहनत की है पार्टी के लिए, आप बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे हैं, ये सारी आपकी मेहनत इमरान खान साहब को नजर क्यों नहीं आई फिर? बस मैं तो ये कहूंगा कि इंटीरियर सिंध को तो टोटली इग्नोर किया जा रहा है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सारे इंटीरियर सिंध के अंदर और हमने मेहनत की, काफी वोट उठाए
और अगर इस तरह से फैसले होंगे तो फिर सिंध में मैं तो ये कहता हूं कि पीटीआई पजीराई हासिल तो नहीं कर सकेगी, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात होंगी कि हम पीटीआई में कैसे चल सकते हैं। तो अब आप करेंगे क्या? देखिए, इमरान खान साहब तो अपनी बात पर कायम है, फैसल वाडा से चले ठीक है, आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको आपका हक भी मिलना चाहिए। उन्होंने तो फैसला कर लिया, अभी अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप क्या करेंगे? देखें ना जी, फैसला उन्होंने कर लिया, हमारा हक बनता है कि जो फैसला सही ना समझ में आए, क्योंकि जमहूरियत है, ये कोई ना मार्शला है ना डिक्टेटरशिप है, यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन की इलेक्शंस नहीं हो रही हैं। हमारा ये एक जो है हमारा राइट बनता है कि जमहूरियत में जो गलत फैसले हों उसकी निशानदेही करें और उस पर बाकायदे एक लाए अमल भी बनाएंगे और उसकी मज़ाहमत करेंगे हम पूरी तरह से, क्योंकि सिंध में मुझे नहीं लेकिन हमारे कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनको टिकट दिया जाता। अब अमीर बख्श भुट्टो साहब को टिकट दे देते, मैं खुश होता। जखरानी साहब को टिकट दे देते, मुबीन जतोई साहब को टिकट दे देते, लाबिश उनट साहब को टिकट दे देते, मुमताज शाह साहब को, जुल्फकार शाह साहब को टिकट दे देते। लेकिन ये क्या है कि हर चीज बस जो उनको समझ में आए वो कराची में चली जाए, और वो पैराशूट के बंदे को टिकट दी गई है, और उसमें कितने आपको पता है कि क्या क्या लोग क्या कह रहे हैं, कितनी बातें निकल आई हैं, पिंडोरा बॉक्सेस खुल गए हैं, उसके बावजूद भी अगर ये फैसले हो तो बताए बात साहब, क्या बात निकली है? कोई एक आधी बात बताए ना, कौम जानना चाहती है क्या बात, क्या पिंडोरा बॉक्स खुला है? ना मैं आपको बताऊं कि जो 6 महीने हो गए कोई पार्टी में आ जाए तो उसको टिकट क्यों मिली? लोग तो कहते हैं कि ये एटीएम मशीन है। अच्छा, एटीएम समझते हैं ना, चंद लोगों की एटीएम मशीन जी, है। समझते हैं जी। तो ये क्या पैसे देकर टिकट लिए इन्होंने? किसको पैसे दिए हैं? ये पैसे जो है ना वो जिसको भी मिले हैं, लेकिन ये टिकट पैसों पे बिका है पूरी तरह से, और मैं ये खातरी से कह सकता हूं। अच्छा, सही है। तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। तो ये एटीएम मशीनें किसकी है? मतलब पैसों पे बिका है, तो पैसे किसको गए? पार्टी फंड में गए हैं, किसी शख्स के पास गए हैं, किसके पास गए? ये देखें ना, मेरा ख्याल है ये तो फिर आप ऐसा करें ना, कोई JIT वगैरह करवा दें तो आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा, अरे आपका इशारा किसकी तरफ है, ताकि उस फिर JIT का रुख तो उधर ही होगा? मेरा इशारा जिसकी तरफ है वो समझ गए। किसने पैसे दिए? देखिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरी सियासत आज तक नहीं रही कि मैं किसी का नाम लूं। मैंने इशारा कर दिया है, वो जो बेनिफिशरीज हैं वो समझ गए। बड़ी वैसे अजीब बात है, बड़ी हैरतअंगेज बात है कि सिंध में या फिर कराची के जो टिकट है, कराची के लिए जो टिकट है वो बिका है। ठीक है, आपने खत लिखा जतोई साहब, यानी आपने और बाकी आपके साथियों ने, और आपने कहा कि मुतालबा किया कि अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टिकट दी जाए। आपने ये वार्न भी किया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इसके असरात आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन पर पड़ेंगे। तो ऐसा आप क्या करेंगे सर? फिलहाल तो आपकी बात नहीं मानी गई, तो अब आप क्या करेंगे ऐसा कि वो बल्दियाती इंतखाबात पे असर पड़ेगा? सबसे पहले मैंने तो खत नहीं लिखा, मेरा छोटा भाई सदाकत एक्स सेनेटर एक्स MP है, ये उन्होंने खत लिखा था जी। और हम जो एक लाए अमल फ्राइडे को हमारी मीटिंग हो रही है हैदराबाद में, हम दोस्तों की, जितने हम ख्याल दोस्त हैं सारी सिंध में, हम उस मीटिंग में बैठेंगे। और बात नहीं मानी गई तो क्या हुआ? पहले भी बातें नहीं मानी जाती, लेकिन उसके नुकसानात मैं आज ये खुल के कह देता हूँ इमरान खान साहब को कि भाई अगर सियासत करनी है, वे पार्टियां चलनी है, तो फिर नूरे नजर लोगों की बातें नहीं सुननी जाती। कुछ लोग और भी लोग रहते हैं यहाँ इंटीरियर में, उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनको बुलाया जाता, हमें बुलाया जाता, हमें कहा जाता। हम इंटीरियर सिंध में जो लोग हैं, हम इस काबिल नहीं है कि ये जितने नाम मैंने ले लिया, वी आर मच मोर कैपेबल एंड वी आर मच मोर इंटेलिजेंट पीपल, बट वी आर डिप्राइव्ड बेसिकली, which I think is very wrong and it's not good for this country. Right. लेकिन आखिर में जतोई साहब, आपको लगता है कि ये जो नजरअंदाजी है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये ओवरऑल सिंध के साथ हो रही है? सिंध का जो PTI चैप्टर है पूरा, उसमें कराची भी शामिल है, मरकज में बैठे हुए लोग नजरअंदाज कर रहे हैं उस पूरे चैप्टर को। मैं कहता हूं कि ये सैफुल्लाह अबड़ो की, मुझे ये तो बताएं कि क्वालिफिकेशन क्या है कि उसको सेनेट का टिकट दिया गया है। I want to know। 6 महीने पहले पैराशूट पे आके उतरे, और जब इमरान खान वहां गए तो जलाओ घेराव हुआ, पुतले जलाए गए, तो उन्होंने क्या किया? अब उसको किस मेरिट पे, किस बुनियाद पे टिकट दिया गया है? I want to know that।
अभी तो आपने कहा कि पैसों की बुनियाद पे दिया गया, वही ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बुनियाद वही है ना, इसी पे तो आ रहा हूं मैं कि यही बुनियाद है ना, और क्या मेरिट है। ठीक, अच्छा आखिरी बात अब जतोई साहब, अब आप इन दो नामों पे आप नहीं मानेंगे, आपको चाहे बुलाए इमरान खान साहब अपने पास बुला के आपको बिठाएं, चाय पिला के आपसे बात करें, इन दो नामों पे आप मानने वाले नहीं है? देखे ना, जहां तक हमारी उसूलों की सियासत रही है, मैंने 14 साल पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाज आराई की है। क्यों की है? मैं एक नजरियाती आदमी हूं और हर साल मेरे 25,000 वोट बढ़ते हैं। 2013 में मुझे 81,000 वोट पड़े थे खैरपुर नेशनल से। 2018 में मुझे 1,04,000, मेरे बेटे को 71,000, सदाकत मेरा भाई 600 वोट से हारा है। हमारी नुमाइंदगी है, हमारे सिंध के अंदर दोस्त है। मैंने कितने लोगों को शामिल करवाया पीटीआई में। तो हम अगर नहीं मानेंगे तो हमें भी अपने ऑप्शंस ओपन है। अच्छा, उन ऑप्शंस में सर ये भी शामिल होगा कि आपका या आपके साथियों का जो वोट है वो कहीं और चला जाए? नहीं देखे ना, अब तो फ्राइडे को मैं अकेला तो नहीं हूँ, फ्राइडे के हमारे जितने सारे सिंध के दोस्त हैं, हम मिल रहे हैं, हम उसमें बैठ के एक लाए अमल बनाएंगे। ठीक है, लियाकत जतोई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है अब वो मनसूख हो जाएगा, मनसूख हो गया है इनफैक्ट। उनका जो लंदन में क़याम है उसकी अब नौयत क्या रहेगी? क्या नवाज शरीफ को लंदन हुकूमत, बरतानवी हुकूमत वहाँ पर क़याम करने देगी? क्या उनकी वापसी के लिए हुकूमत वक्त जो कोशिश कर रही है क्या वो कामयाब हो पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से ही बैरिस्टर राशिद असलम साहब। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बहुत कुछ है जो कि अभी जवाब तलब है। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट अब मनसूख किया गया है, इस पासपोर्ट मनसूखी के बाद बरतानिया में उनका क़याम कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर वो यहाँ से कहीं और सफ़र करना चाहते हैं वो कैसे हो पाएगा? उनको वापस आना पड़ेगा? उनको पाकिस्तानी हुकूमत से क्या रुजू करना पड़ेगा पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए, तजदीद के लिए? और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अब क्या ऑप्शन है? क्योंकि अभी खबर आई थी कि इंटरपोल, बल्कि ये बरतानवी नशरियाती इदारे की ही खबर है कि इंटरपोल ने वाज़े कर दिया है कि नवाज शरीफ का मामला सियासी मामला है, लिहाजा वो सिलसिले में हेल्प नहीं कर सकेंगे, मदद नहीं कर सकेंगे। तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है और नवाज शरीफ अब किस मुश्किल में घिर सकते हैं पासपोर्ट मनसूखी के बाद? इसमें जो सबसे पहले तो ये जो कहा जा रहा है कि अगर उनका पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल होता है तो उनका वीजा भी कैंसिल हो जाएगा या वो इलीगल तस्वर किए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल लीगल यहाँ पे होंगे अगर उनके पास वैलिड लीव टू रिमेन है। जहाँ तक मुझे पता है या मेरी इत्तलात है कि उनके पास मेडिकल ग्राउंड्स पे वैलिड लीव टू रिमेन मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में उनको किसी भी तरह गैर कानूनी तौर पे मुकीम यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। अब जबकि उनका पासपोर्ट 16 आज के दिन वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके बाद अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक तो वो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल है वो अप्लाई कर सकते हैं इस बेसिस पे कि जी उनकी स्टेट, जैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने उनका पासपोर्ट रिफ्यूज कर दिया है या उसकी तजदीद करने से इनकार कर दिया, तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल एक होता है डॉक्यूमेंट, एक ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है जिसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। तो उस पर वो ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें डिपेंड के कुछ ममालिक हैं जो उस ट्रैवल को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ममालिक नहीं करते, वो चेक करना पड़ता है ट्रैवल से पहले। लेकिन वो इस बेसिस पे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनका पासपोर्ट से तजदीद करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे वो पासपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल यानी कि ब्लू पासपोर्ट जो 5 साल जिसकी मियाद है उसको इशू करवाने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो 280 पाउंड उसकी फीस है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, तो वो इशू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास जो और ऑप्शंस हैं उसमें ऑब्वियसली उनकी मेडिकल ग्राउंड्स इतनी स्ट्रांग है, जैसे वो पाकिस्तान से उन्होंने ट्रैवल किया उस वक्त भी वहां पे डॉक्टर्स ने लेटर दिया, यहाँ पे वो ज़ेरे इलाज हैं, तो इस बेसिस पे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के अंडर यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन हो जाती है वीजे की, जो कि 2.5 साल का यहाँ पे वीजा मिल जाता है किसी भी शख्स को, पासपोर्ट हो या ना हो, पासपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेडिकल ग्राउंड्स उनकी ऐसी हैं कि वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके डॉक्टर्स यहाँ पे लिख के देते हैं कि उनकी ऐसी हालत नहीं है, तो इस बेसिस पे उनको यहाँ पे 2.5 साल का वीजा मिल सकता है, वो यहाँ पे 2.5 साल के लिए रह सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत उनको कहती है कि हमने बिल्कुल कभी भी उनका पासपोर्ट तजदीद नहीं करना, तो वो स्टेटलेस के तौर पर यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है,
सेक्शन 401 to 406 उसको कवर करता है, तो उसमें भी इनको यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे वीजा मिल सकता है, 5 साल का स्टे मिल सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। उसके अलावा असाइलम के भी ऑप्शन है, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इशू यूज करते हुए, ये बताते हुए यहाँ पे अपने स्टे को एक्सटेंड कर सकते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा एक और जो अहम चीज कि उनकी फैमिली यहाँ पे है, उनका बेटा यहाँ, उनके बेटे यहाँ पे हैं, तो उनकी बेसिस पे, क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, तो यहाँ पे एक कैटेगरी होती है एडल्ट डिपेंडेंट की, फैमिली रियूनियन के अंडर वो उनके बिहाफ पे कि जी मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, तो उनके बिहाफ पे भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली वो पाकिस्तान से बाहर, यहाँ से बाहर से जाके होता है, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से यहाँ पे होम ऑफिस ऐसी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहा है, उनको कंसीडर कर सकता है। यानी ये जो बातें आपने बताई हैं बैरिस्टर साहब, इसके बाद तो जो नवाज शरीफ की पासपोर्ट मनसूखी या एक्सपायर होने का जो सिलसिला है वो तो कोई इतना खास मान्य नहीं रखता, क्योंकि ही हैज प्लेंटी ऑप्शंस। अच्छा ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब पर करप्शन चार्जेस भी हैं, तो क्या पाकिस्तान ये कोशिश कर सकता है किसी भी कानून के मुताबिक कि हुकूमत बरतानिया से दरख्वास्त करे कि इनको उनके हवाले किया जाए, इंटरपोल से कहा जाए? अब आलमी नशरियाती इदारे के मुताबिक तो इंटरपोल ने शायद इसको सियासी मामला करार देके इससे हाथ उठा लिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन क्या पाकिस्तान अगर कोई सिफारती कोशिश करे तो क्या तब मुमकिन है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। ऐसी जो काविशें या ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग्स या ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं, उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास। एक तो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट है। हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है उसके अंडर हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ट्रीटी मौजूद नहीं, कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें एग्जेम्पशंस हैं कि अगर किसी स्टेट के साथ यूके का मुआहदा ना हो तो उस ऐसी सूरत हाल में भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि कॉमनवेल्थ के हम मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ का एक ट्रीटी था जिसमें जो सारे ममालिक थे उन्होंने एक मुआहदा किया था कि अगर कोई शख्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फरार होकर जाता है तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। उसके अंडर भी हम एप्लीकेशन यूके को कर सकते हैं। ये 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अलावा लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस स्कीम के तहत भी कहा जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स थोड़ा सा टाइम लेती हैं। उसमें ये जो बारे सबूत है वो पाकिस्तान पे होगा कि उनकी जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं उनको किया जाएगा या उनको वो सेहत की सहूलियात मैसर होंगी। तो लेकिन अगर उससे पहले नवाज शरीफ पॉलिटिकल असाइलम हासिल कर लेते हैं तो क्या आपको नहीं लगता ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ लगाए गए चार्जेस को पॉलिटिकल एंगल से देखेगी फिर, और वो शायद फिर पाकिस्तान की कोशिश कामयाब न रहे? जी बिल्कुल। उसमें अगर वो पॉलिटिकल असाइलम की तरफ जाते हैं तो उनका काफी स्ट्रांग केस हो सकता है, क्योंकि हमारे कुछ वुज़रा ने या हमारे कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिसमें काफी उनको कहा गया था कि अगर वो आते हैं तो उनको बताया जाएगा, उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा, इस किस्म की बातें की गई थी। वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे होम ऑफिस में यूज हो सकती हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।